बजट के आने की है तैयारी और आप हम सब लोग ये जानना चाहते हैं कि बजट में क्या कुछ होगा और बजट का क्या असर बाजार पर पड़ेगा, क्या असर इकोनॉमी पर पड़ेगा, क्या असर कंपनियों पर पड़ेगा और कंपनियों की कमाई पर पड़ेगा। और ऐसे में बजट से पहले, बजट के बाद किस तरह से आप अप्रोच करें, बजट में क्या खास बातें हैं उन्हें देखें, समझें और उसके दम पर आप अपने पोर्टफोलियो पर लें एक्शन। आइए, हमारी खास सीरीज मार्केट मांगे मोर में आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं दो ऐसे खास मेहमानों से जिनकी मैक्रो और माइक्रो दोनों ही लेवल पर गहरी पकड़ है। बजट की गहरी समझ है और साथ ही कंपनियों की और साथ ही स्टॉक मार्केट की भी। जी हाँ, मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आशीष सोमैया साहब जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ हैं व्हाइट ऑक कैपिटल के, और साथ ही मेरे खास दोस्त और एक और हमारे खास मेहमान विक्रम कोटक साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं जो मैनेजिंग पार्टनर हैं और फाउंडर भी हैं एस लेंसडाउन फंड के भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस बात का धन्यवाद कि आप दोनों स्टूडियो में आए हैं, नहीं तो आजकल स्टूडियो में है ना लोगों को देखना ही मतलब बड़ा मुश्किल काम हो गया है। नहीं, हमको खुशी हुई आपने स्टूडियो में बुलाया। नहीं बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आशीष जी, सबसे पहले शुरुआत ये की जाए कि आमतौर पर हम ना जब भी हम आजकल बात करते हैं, पिछले 2-4 सालों से ये हो गया ट्रेंड की बजट का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है बाज़ार पर, पॉलिसी डायरेक्शन के लिहाज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। तो क्या डायरेक्शन मिलेगा बजट से इस बार हमें? नहीं, डायरेक्शन आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो बिग बैंग अनाउंसमेंट या बिग बैंग बजट की बात होती थी वो तो चेंज हो गया, क्योंकि पूरे साल एक तरीके से देखें पूरे साल बिग बैंग है, या एक तरीके से देखें कि बिग बैंग या रिफॉर्म्स जो हुई वो चलते रहता है कार्यक्रम अपना। लेकिन बजट में फिर भी डायरेक्शन मिलेगा ज़रूर कि किस तरीके से ग्रोथ के ऊपर फोकस है, किस तरीके से डेफिसिट को मैनेज किया जा रहा है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे एनकरेज कर रही है, खुद का इन्वेस्टमेंट कहाँ लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या कर रही है। और इस बार खास बात ये भी है कि पिछले 2 साल तो हमारे आर्थिक व्यवस्था को कोविड के गड्ढे से निकालने में चले गए। राइट। तो अब धीमे धीमे हम प्री कोविड लेवल पे आ रहे हैं, लेकिन फिस्कल डेफिसिट को हमने बिल्कुल साइड पे रख दिया था। तो अब तो चल गया, लेकिन अब उसको भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि ग्रोथ भी हाथ से नहीं निकल जाए। तो काफ़ी बैलेंसिंग वाला बजट रहेगा और उसके ऊपर बाद में इलेक्शन सीज़न, अब अगले 2 साल तक इलेक्शन सीज़न भी चलेगा। तो एक तरीके से देखिए तो कॉम्प्लिकेटेड है और गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या है बस उतना देखने को मिल जाए तो बहुत है। तो बेसिकली प्रायोरिटी क्या है, बैलेंस कैसे बनाएगी, राइट सरकार? विक्रम, आप क्या देखेंगे खास बजट में इस बार? मुझे लग रहा है 3-4 बड़े महत्व के मुद्दे हैं। एक तो क्या हो रहा है, ग्लोबल मार्केट एक अलग ही लेवल पे जा रहा है। इन्फ्लेशन देखें या जिस तरह से ऑयल प्राइस ऊपर चले गए हैं, कमोडिटी की अक्रॉस द वर्ल्ड शॉर्टेज है। और आपने क्या किया है, दुनिया जो ग्लोबलाइज होती थी, ग्लोबलाइजेशन 25-27 साल से, उसको 2 साल में सडनली हर कंट्री ने जाकर डीग्लोबलाइज कर दिया है। मेक इन इंडिया करो, मेक इन चाइना करो, मेक इन वियतनाम करो। US हैज़ इशू विद सम कंट्री, सम अदर कंट्री सम इशू विद। सो ये जो डीग्लोबलाइज वाला माहौल है उसमें ये सब जो शॉर्टेज है वो ज़्यादा दिख रही हैं। तो वो एक बड़ा पॉइंट रहेगा बजट के सामने देखने के लिए। दूसरा जो बड़ा महत्व का मुद्दा है कि रूरल इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो रही है और साथ में 27% देश का इलेक्शन में जा रहा है, स्टेट इलेक्शन में ये साल में। तो उस कारण से मुझे लगता है कि रूरल और सोशल इकोनॉमिक एरिया पे ज़्यादा फोकस रहेगा गवर्नमेंट का। तीसरा महत्व का मुद्दा है जो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से पिछले 4-5 सालों में। एक तो उन्होंने PLI जो एक इंट्रोड्यूस किया है उसमें काफ़ी काम हुआ है, और दूसरा जो है उन्होंने कॉर्पोरेट रेट, टैक्स रेट जो था उसको बहुत नीचे कर दिया है। तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बिल्ड करने की जगह है यहाँ पे। आप देखो तो फर्टिलाइजर सेक्टर, स्टील सेक्टर, OMCs, इलेक्ट्रॉनिक, वहाँ पे यूटिलाइजेशन लेवल्स काफ़ी टॉप के नज़दीक पहुँच गए हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है केपेक्स साइकिल को रिवाइव करने की। थोड़े से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे, बट ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट के पास और प्राइवेट सेक्टर के पास एक बहुत अच्छा चांस है कि आपको PLI मिल रहा है, आपके कॉर्पोरेट टैक्स नीचे हैं और आपकी बैलेंस शीट अंडर लिवरेज है कंपेयर टू 3 years बैक। सो ये 3 पॉजिटिव के साथ अगर आप देखें तो केपेक्स साइकिल एक बड़ा मुद्दा रहेगा ये टाइम के लिए, और गवर्नमेंट इसको कैसे कर पाती है, कैसे सोप दे पाती है, कैसे पब्लिक केपेक्स सपोर्ट करेगा प्राइवेट केपेक्स के साथ, वो देखना पड़ेगा। एंड जैसे आशीष ने बहुत राइटली बताया, फिस्कल डेफिसिट का बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छा काम किया कोविड टाइम में। अगेन गवर्नमेंट ने सराहनीय काम किया, बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग नहीं की है बैलेंस शीट की, बट फिर भी 6.5-7% फिस्कल डेफिसिट जहाँ हम 3.5-4 पे होते थे, कोविड की वजह से हमने उसको एक्सपांड किया। प्लस एक डाइवेस्टमेंट का जो टारगेट था, जहाँ पे आपको पिछले साल करीबन आपको 22-23 बिलियन डॉलर का डाइवेस्टमेंट करना था, वो आपका सिर्फ 10% हो पाया, बिकॉज LIC का पता नहीं कि ये साल में आएगा अगले साल में आएगा। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कि अगर ये साल में आता है तो अपनी डेफिसिट 6-6.25 के आसपास रहेगी, यहाँ 7 पे चली जाएगी।
या ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये डाइवेस्टमेंट वाला एक मुद्दा भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और इन सिनेरियो व्हेन IPO मार्केट्स आर बूमिंग इन इंडिया, सो कैसे आप LIC या कॉनकॉर या जो भी स्टेटेड PSU टारगेट्स हैं उसको आप कैसे ये साल में एग्जीक्यूट कर पाते हो, वहाँ पे बड़ा फोकस रहेगा। ग्रोथ बूस्टर, ये ग्रोथ मोमेंटम में आ रही है, अब एक बूस्टर डोज चाहिए सारी पब्लिक की तरह। 2 वैक्सीन लेने के बाद हमारी भी इकोनॉमी को बूस्टर डोज चाहिए। उस बूस्टर डोज के लिए क्या वित्त मंत्री कर सकती है, क्या करना चाहिए, इसका कुछ आइडिया दीजिए। देखिए, एक्चुअली पिछले 2 साल में जब ये डेफिसिट वाला साइड पे पार्क कर दिया था क्योंकि कोविड था, तो उसमें सीखने को क्या मिला? सीखने को ये मिला कि आपने साल के शुरुआत में बोला कि भाई 7.5 से 7.25% डेफिसिट आ सकता है, लेकिन आपने ग्रोथ पे फोकस किया रिवाइव करने के लिए। तो ग्रोथ बढ़िया है तो टैक्स कलेक्शन बढ़िया है, तो ग्रोथ बढ़ने से डेफिसिट सोचते थे उससे शायद कम ही आएगा। तो ये पहली बार हमने देखा है कि ग्रोथ पे फोकस किया तो डेफिसिट सोचते थे उससे कम हुआ। तो सीखने वाली बात ये, जैसे हमको भी लोग बोलते हैं कि परफॉर्मेंस डिलीवर करना चाहिए, तो परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करके परफॉर्मेंस नहीं आता ना, रिसर्च और एग्जीक्यूशन पे फोकस करने से परफॉर्मेंस आता है। करेक्ट। तो सेम वे ये है कि ग्रोथ को अगर किसी ना किसी तरीके से, जैसा आप बोल रहे हैं, तो 3-4 चीज़ें, एक तो रूरल इकोनॉमी है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर केपेक्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किसी भी तरीके से रिवाइव करना बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट थिंग ये है कि जैसे यूएस का सिनेरियो अलग है, लेकिन एक चीज़ यूएस में से पॉजिटिव मुझे ये भी दिखती है कि आप प्री कोविड अगर देखते हैं तो 2016, 17, 18, 19 21 ट्रिलियन की यूएस इकोनॉमी है, ये 3 से 3.5% ग्रो कर रही थी। जब ये इस कदर जब ये लोग ग्रो करते हैं तो हमारे जैसी कंट्री है 2.5-3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसमें भी मुश्किल से 4% हम ग्रो कर रहे थे, तो कैसे हमको इन्वेस्टमेंट आएगा? करेक्ट। अब जाकर के इन्वेस्टमेंट आ रहा है क्योंकि हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे 7-8% की ग्रोथ दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो हर तरफ से अगर आप देखें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने की और ग्रोथ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रूरल इकोनॉमी में स्पेंडिंग, ये सब चीज़ों को अगर टॉप प्रायोरिटी दिया जाए तो डेफिसिट ऑटोमेटिकली अपने आप से कंट्रोल होगा। लेकिन डेफिसिट कंट्रोल करने से डेफिसिट कंट्रोल होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई। लेकिन आप दोनों से बातचीत करने में एक चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट वाले लोगों के दिमाग में फिस्कल डेफिसिट, ये नाम और ये नंबर कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छे से छपा हुआ है। तो विक्रम, क्या नंबर एक्सेप्टेबल है? नो डाउट उस नंबर के साथ वो कितना सही तरीके से अचीव कर पाएंगे वो भी आप शायद देखेंगे, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं हम तो एक्चुअली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देशों में आते हैं इन टर्म्स ऑफ डेट टू GDP, इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बिकॉज आप देखो 25 कंट्री जो बड़ी है दुनिया की, उनका डेट टू GDP रेशो 300% है, और हमने इस माहौल में भी प्रिंटिंग नहीं किया है। तो एक तरह से आपके पास बहुत स्कोप है, और मेरे हिसाब से नंबर पे फोकस शायद ज़्यादा नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है, बिकॉज ये कोविड के साल हैं। 1-2 साल हमको गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, और 6.5-7% जो नंबर लाइकली है उसमें वी शुड बी हैप्पी इन माय व्यू। एंड एज आई थिंक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि टैक्स कलेक्शंस अच्छे हैं, आपका GST कलेक्शन बहुत अच्छा रहा है। आपने केपेक्स पे खर्चा नहीं किया पिछले साल में, बिकॉज आपको काफ़ी कंस्ट्रेंट थे इन टर्म्स ऑफ कोविड एंड रीच आउट एंड ऑल दैट। अभी ये चांस है कि आप इसको रिवाइव करो। और एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, हम ज़्यादा टैक्स कट तो मांग नहीं सकते गवर्नमेंट से, बिकॉज ओवरऑल उन्होंने काफ़ी दे चुके हैं, कॉर्पोरेट टैक्स में उन्होंने कट दे दिया है। बट एक जो बायबैक टैक्स है, ये जो एरिया मुझे लग रहा है इनको वहाँ पे थोड़ा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतनी कैश है बैलेंस शीट में कंट्री की। अगर आप उसका 20 का 10 कर दो तो आपका एक्चुअली एब्सोल्यूट कलेक्शन बढ़ जाएगा, जो एब्सोल्यूट कलेक्शन अभी अटका हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट के पास है कि बायबैक टैक्स जो 20% पे रखा हुआ है उसको शायद ये कम कर दे। नहीं, लेकिन आप करें कॉर्पोरेट टैक्स कम किया नहीं मांग सकते, हमारे अपने लिए तो मांग ही सकते हैं। हमारे लिए केस नहीं बनता कि कंपनी 25% दे, हम उससे ज़्यादा देते हैं। पॉइंट ये है कि जो इंडिविजुअल्स की टैक्स रेट है वो तो 42-43% तक पहुंच जाती है, काफ़ी गैप है। करेक्ट। सो कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता है कि वो कम होनी चाहिए? शायद वो भी टैक्स कलेक्शन बूम कर दे, जैसे यहाँ टैक्स घटाया उल्टा टैक्स बढ़ रहा है। एक्चुअली काफ़ी सारी जगहों पे है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, पर्सनल के रिलेटेड ही है। देखिए, जैसे विक्रम सर बोल रहे थे, ये डिविडेंड टैक्स है, बायबैक टैक्स है। अब ये एक्चुअली कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब करने का तरीका है। मैं आपको बताऊं, कंपनियों के पास बहाना है कि कैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर को पैसा नहीं दिया जाए, क्योंकि आपने कैपिटल लौटाने का जरिया बंद कर दिया। मतलब इतना डिविडेंड टैक्स है और इतना बायबैक टैक्स है कि कंपनी के पास तो लेजिटिमेट एक्सक्यूज बन गया कि भाई ये पैसा अपने बैलेंस शीट पे रखो और जहां बांटना है वहां पे, या जहां पे स्पेंड करना है वहां पे अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करो और पता नहीं क्या क्या।
तो ये एक्चुअली तो गवर्नेंस के लिए भी खराब है, क्योंकि ये कैश फ्लो को रोक रहा है। एब्सोल्युटली। दैट इज़ वन। सेकेंड, जो पर्सनल टैक्स का आप बोल रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि हमारा डिविडेंड टैक्स, इनकम टैक्स और ये पूरा जैसे जीएसटी, अब जैसे काफ़ी समय पहले बात होती थी कि ऑटोमोबाइल्स के ऊपर जीएसटी को रिव्यू करना चाहिए। वैसे जीएसटी बजट में रिव्यू नहीं होता है, लेकिन हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं जी। तो ऑटो सेक्टर पे जीएसटी जो है उसको रिव्यू करने की बहुत बार बात हुई, उसको तो बाद में लोगों ने छोड़ ही दिया कि भाई अब ये होता हुआ दिख नहीं रहा है, उसको फॉलोअप ही एक तरीके से बंद हो गया। तो जहाँ जहाँ पे एक्सेसिव टैक्सेशन है या इरैशनल एक तरीके से बोल सकते हैं, उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और ऑटो सेक्टर है या रियल एस्टेट है, जैसे ये तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के सबसे बड़े करेक्ट बिगेस्ट बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। बहुत साल के बाद लोगों को टेक्सटाइल में भी कुछ ना कुछ थोड़ा एक्साइटमेंट या रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो कैसे टैक्स एक अच्छा साधन है जिससे कि इंसेंटिवाइज किया जाए, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, तो रिव्यू करने की तो ज़रूरत है काफ़ी एरियाज़ को। इंटरेस्टिंग। आइए मार्केट पर आते हैं, और बजट में जाने से पहले थोड़े मार्केट हल्के हो गए हैं, तो अच्छा साइन है बजट के बाद के लिए विक्रम? अच्छा साइन है, काफ़ी अच्छा साइन है। और ये हल्के इसलिए हो रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से जो एंट्री हुई थी, और पर्टिकुलरली आईपीओ मार्केट को लेकर चलते हुए, जहाँ पे क्या हो रहा था कि आपने देखा रिटेल पार्टिसिपेशन 5 गुना बढ़ गया 2 सालों में। एफआईआई का फोकस पूरा आप देखो तो पूरा आईपीओ पे चला गया। तो आईपीओ एक सेंटर पॉइंट हो गया था पिछले साल, जिसमें वन ऑफ द बिगेस्ट सक्सेसफुल ईयर इन इंडिया आई हैड सीन कि $16 बिलियन रेज किया आपने, 60-65 कंपनियों ने आकर पैसा रेज किया। पर उसमें क्या हुआ, एक नेगेटिव जो हुआ कि वैल्यूएशन जो था, जो शॉर्टेज ऑफ पेपर करके वैल्यूएशन जो काफ़ी बढ़ गया था, उसमें मुझे लगता है अभी थोड़ा सा झुकाव आएगा। अगर आप न्यू एज कंपनियाँ देखो तो लोग कैसे भी वैल्यू कर रहे थे। आपको याद है 2008 में हम डिस्कस करते थे साथ में कि कैपिटल गुड्स कंपनियां ऑर्डर बुक टू मार्केट कैप ट्रेड होती थी। ऐसे यहाँ पे सेल्स टू मार्केट कैप या समथिंग एल्स, सम न्यू नंबर के कितने लोग उस पे जाते हैं साइट पे, उससे आईबॉल से कैलकुलेट। तो वो जो एक जो बबल था, वो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा पिछले 6 महीने के आईपीओ को देखते हुए थोड़ा सा बबल काफ़ी नीचे आ गया, और मार्केट हल्का हो रहा है, अच्छी बात है। बाकी अगला 10 साल इंडिया का है, हम सब एग्री करते हैं कि जहाँ पे 6-7-8% जीडीपी ग्रोथ में आप शॉर्ट टर्म में रॉन्ग जा सकते हो, लॉन्ग टर्म में रॉन्ग नहीं जा सकते। तो एक वो क्लियर तो है ही, बट एक तरह से अच्छा है कि जिसको आना है मार्केट में नए को, उसको एक चांस मिलेगा। और मैंने एक चीज़ देखा है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो ये टाइम का अप्रोच है, वी डिस्कस मेनी टाइम, ये काफ़ी स्ट्रक्चरल है। तो ये टाइम ये नहीं है कि जो पैसा एसआईपी में आ रहा है या पैसा जो अच्छी तरह से आ रहा है राइट इंस्ट्रूमेंट से, वो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है और फिर डिप आएगा नहीं। मुझे लगता है ये कंसिस्टेंटली अच्छा मोमेंटम उसमें बिल्ड होता रहेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है देश के लिए, जहाँ पे फाइनेंशियल सेविंग इज मच लोअर, उसमें भी इक्विटी इज मच लोअर। सो देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी कि नए पार्टिसिपेंट को एंट्री मिलेगी। और ये आईपीओ का जो एक बबल वाला जो फेज था, वो अभी करेक्ट होना चालू हो गया। बिल्कुल। आशीष जी, आपने भी रिटेल इन्वेस्टर्स को बड़े नज़दीकी से देखा है कि म्यूचुअल फंड्स आपने मैनेज किए, सो आपको समझ भी है पूरी। पहली बार साइजेबल करेक्शन दिखाई है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में 2-3 महीने में। उससे पहले एक तरफा तेजी, और वो पिछले 1.5 साल में जो हमारी तीसरी महाशक्ति ये रिटेल इन्वेस्टर आए हैं, एफआईज और घरेलू फंड के साथ साथ पैसे भी बहुत बनाए, कॉन्फिडेंस पहली बार हिला है। सो क्या ये कॉन्फिडेंस बजट के बाद लौटेगा, आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डेफिनेटली सी जो आसानी से पैसा बन रहा था, वो थोड़ा एक्चुअली कहीं न कहीं पे वो इंप्रेशन करेक्ट होना ज़रूरी भी है ना। अगर सबको ऐसा लगता है कि जैसे कई बार ऐसा लगता था कि ये म्यूचुअल फंड वाले 30-40-50 स्टॉक का पोर्टफोर्टफोलियो लेके बैठे हैं, उससे ज़्यादा रिटर्न तो हम ये 1-2 स्टॉक में ही बना लेते हैं। इस तरीके का गलत इंप्रेशन भी, विक्रम से ज़्यादा मैं बना सकता हूँ। हाँ, वो चीज़ तो ठीक होना ज़रूरी है। तो वैसे जैसे अगर किसी का, जैसे विक्रम जी का समझिए कि किसी इंस्टीट्यूशनल का मैंडेट है कि भाई ये मैंडेट में इस तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज करना है, तो उसकी बराबरी कोई 2 स्टॉक लेके बैठेगा और वो 2 स्टॉक डबल हो जाएंगे, उसके साथ बराबरी आप कर नहीं सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत तेजी होती है, आसानी से पैसा बनता है, तो इस तरीके का एक इम्प्रेशन बन जाता है कि आसान है। तो वो तो थोड़ा एक मामूली सा करेक्शन से, बट मुझे नहीं लगता है कि ये जो ट्रेंड है वो नहीं हिलेगा। देखिए, क्योंकि क्या है कि लंबा ट्रेंड है। अगर आप और हम 10 साल पहले किसी को बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट बोलने से आपके जहन में क्या आता है, तो 10%, 11%। आज आप किसी यंगस्टर को पूछ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बोलने से आपके जहन में क्या आता है, तो उसके जहन में आएगा 6%, 5% या 4%। करेक्ट। तो वो तो एक स्ट्रक्चरल चेंज है। डीमोनेटाइजेशन और कोविड की वजह से डिजिटल अडेप्शन, इंटरेस्ट रेट और घट गए, कैपिटल मार्केट अडेप्शन ये एक्सेलरेट हो गया। तो ट्रेंड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एक टाइमली वार्निंग सिग्नल या मैसेज कि भाई जितना लगता है उतना आसान नहीं है, वो उसमें कोई ख़राब
नहीं है, ऐसा तो होता है। बात सही है, थोड़ा करेक्शन होना ज़रूरी है उस हिसाब से, चूँकि फिर इस साल पूरे ही क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन कम कर लेनी चाहिए, या अब बाजार कमज़ोर हो गए हैं, थोड़े करेक्ट हो गए तो पैसा फिर से आराम से बन जाएगा? मुझे लगता है ये थोड़ा करेक्शन का दौर यूएस इकोनॉमी और फेड टेपरिंग के साथ थोड़ा चलता रहेगा, तो आपको शायद इससे बेटर अपॉर्चुनिटी शायद मिल सकती है ये साल में खरीदने की। बट अगर आप 1-1.5 साल का व्यू यहाँ से लो तो आपका पैसा, जो भी आप पैसा लगा रहे हो उसका आपको 15-20% इंडेक्स रिटर्न मिलना बड़ी मुश्किल बात नहीं है। बिकॉज आप जैसे देखा कि जो जीडीपी ग्रोथ 4-5% से हम 7-8 पे आ रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे बड़े वेट के सेक्टर्स हैं मार्केट में जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ वापस आ रहा है। तो उसकी वजह से एक अच्छा क्या होगा कि आपका ओवरऑल इंडेक्स रिटर्न काफ़ी अच्छा रहेगा। यू मे हैव विद इन द बास्केट सम करेक्शन, सम पॉजिटिव। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगले 3-4 महीने में जो भी करेक्शन बनता है प्री बजट रैली के बाद या जो भी, यानी और यूएस का जो माहौल है वो काफ़ी टफ माहौल है, और मुझे लग रहा है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा है यूएस में वो इतना नोटिस नहीं किया गया है। अब प्री कोविड देखो 2020 में जनवरी में यूएस में 2.5% इन्फ्लेशन था, आज 7.5% है। यील्ड वहीं की वहीं पड़ी हुई है, सेम यील्ड है। तो ये जो गैप है वो फिल होना है। वो जब वो फिल होगा तो पूरी दुनिया में एमर्जिंग मार्केट में तो आपको पता है कैसे होता है कि सब धुलाई हो जाती है। तो ये जो धुलाई चल रही है ये शायद थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है, बट ये अपॉर्चुनिटी रहेगी नए बंदों के लिए जिसको डालना है पैसा, जो वेट कर रहे हैं साइड लाइन पे आने के लिए और 2-3 साल 5 साल के व्यू से पैसा डालने के लिए। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी यहाँ से, और मेरे हिसाब से अगले 15 से 18 महीनों में फिर से हम वो 15-20% रिटर्न निफ्टी के रिटर्न पे आ जाएंगे। अरे वाह, तो मतलब अगर 1.5-2 साल का व्यू है तब तो कोई चिंता की कोई बात ही नहीं, मतलब फिर से वापस लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन यही वाला टाइम ऐसा है जो आपको थोड़ा सा संभालना है और समझना है कि भाई हम बने रह सकते हैं, यानी और पहली बार साइजेबल करेक्शन दिखा है, और जो आप पैसा लगाना चाहते हैं थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। फिर उस लिहाज से बजट के लिहाज से समझना चाहता हूँ कहाँ कौन सी थीम्स। हाँ, एक सवाल मैंने आपके लिए लास्ट के लिए रखा है, दोनों के लिए, जो मैंने कहा थोड़ा सा आइडिया अभी से दे दूँ। एक आइडिया आपको देना है, मुझे नहीं, वित्त मंत्री को, कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जिसको वो कुछ कर दे इस बजट में, ऐसा वाह क्या बजट दिया, एकदम मतलब टॉप क्लास बजट आप मानेंगे कि ये कर दें, तो वो आप सोच के रखिएगा, मैं लास्ट में पूछूंगा। लेकिन हाँ, तब तक मैं ये पूछा था थीम्स जो आपको समझ में आती है कि इस बजट के लिहाज से, बजट के बाद के लिहाज से, 2-3 साल के लिहाज से, जिस पर इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। सी आई थिंक अगर इन्फ्लेशन की बात हो रही है, जैसे यूएस है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट्स हार्डन हो सकते हैं। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स हार्डन होना ये इकोनॉमी में तेज़ी पकड़ने का साइन है एक्चुअली। अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं तब तो वहाँ से मंदी शुरू होती है, लेकिन जहाँ से इंटरेस्ट रेट की शुरुआत होती है वो हमेशा इकोनॉमी में तेज़ी पकड़ने वाला मैसेज होता है। तो हार्ड एसेट्स जो हैं इसमें एक तरीके से प्राइस, जैसे आप हमेशा विक्रम जी और मैं साथ में रहते हैं तो हम 2 साल से रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो अब तो काफ़ी सारे शेयर चल भी गए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा। सेकंड इज दैट कि पिछले 2 साल में ऐसा फैशनेबल हो गया है ये सेमीकंडक्टर का इशू है, जो भी उसके, जैसे कि ऑटो नहीं चलेगा, सब खराबी है। लेकिन वाकई में अगर आप देखें कुछ ना कुछ अगर यहाँ से टर्न अराउंड होता है अगले 3 से 6 महीने में, तो ऐसा इकोनॉमी ऐसा बताता है कि स्टडी अगर कंपेयर करते तो ऐसा बताता है कि भाई किसी कंट्री में $5-6 हज़ार पर कैपिटा इनकम होती है, उसके बाद तो ऑटो की रियल में शुरुआत होती है। अच्छा, हाँ, और हम लोग अभी तो ऑटो स्टार्ट भी नहीं किए, फिर उसमें ईवी आएगा, 2 व्हीलर आएगा, 4 व्हीलर आएगा, उसमें हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन अभी तो ये शुरुआत भी नहीं है। और हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया है कि जैसे बड़ी से बड़ी ऑटो कंपनियां हैं, उसके पास कितना भी कैश हो, उसका कितना भी अच्छा गवर्नेंस हो, लेकिन पिछले थोड़े समय ऐसा हो कि भाई ये सब किसी काम का नहीं है, उस तरीके का ट्रीटमेंट। तो जब भी ऐसा होता है, जैसे रियल एस्टेट का भी एग्जांपल लिया, जब भी ऐसा होता है कि एक चीज़ को क्रिटिसाइज करना एकदम पॉपुलर हो जाता है कि मतलब भाई ये तो फैशनेबल है कि भाई ये तो इसको तो ठोक ही दो, कुछ नहीं होने वाला है, तो वो वहाँ से फिर थिंग्स विल चेंज। तो मतलब आप जो दोनों सेक्टर आप बोल रहे हैं वो रेट सेंसिटिव है, ऑटो और रियल एस्टेट, तो रेट सेंसिटिव है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि उसकी जैसे दोनों का ड्राइवर्स अलग है। लाइक जैसे रियल एस्टेट का आप देखें आईटी लेवल हायरिंग है, अब आईटी में इतनी हायरिंग और आईटी में इतना वेज इन्फ्लेशन है, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 40% ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट आईटी और एनआरआई से आता है, और एनआरआई में भी काफ़ी आईटी होते हैं। करेक्ट। तो 40% ऑफ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट उन्हीं के पास है। तो ये लोग 6% इंटरेस्ट रेट है या 6.5 है, ये नहीं देखने वाले हैं एक्चुअली। इन रियलिटी रियल एस्टेट तब चलता है जब सबको लगता है कि मैं रह गया। अब देखिए रियल एस्टेट में भी पिछले 10 साल का ये फैशन था कि नहीं घर क्यों खरीदना है, भाड़े पे रहो।
जो ही 20% बढ़ेगा सबको लगेगा अरे भाई ये तो गलती हो गया अपना, सही बात है। और तब फिर वो 6% इंटरेस्ट है, 60% इंटरेस्ट है, वो नहीं देखने जाता है कोई। विक्रम, आपको क्या लगता है? आई थिंक आशीष और हम एक ही टाइप पे चलते हैं। तो रियल एस्टेट आई एम फुली एग्री विथ हिम एंड आई एम वेरी बुलिश फॉर लास्ट 2-3 years एंड आई बिलीव रियल एस्टेट एज अ एसेट क्लास, वेदर यू बाय हाउस और वेदर यू बाय स्टॉक्स, आई थिंक इट विल डू वेल। इसमें 2-3 पॉइंट और जो आशीष ने बताया बहुत राइटली। एक तो आप इन्फोसिस का एट्रिशन रेट देख लो, 25% है, तो वो दिखा रहा है कि आईटी सेक्टर में कितनी डिमांड है। और एज ही राइटली सेड 40% अगर एनआरआई और आईटी में जाता है तो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। सेकंड, 10 साल में अगर आप द टॉप 10 सिटीज़ का रियल एस्टेट इंडेक्स देखें, प्राइस राइज इंडेक्स, नेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नेगेटिव राइट नाउ। सो कमोडिटी प्राइस बढ़े हैं, उसकी वजह से जो प्राइस बढ़े हैं, बट एक्चुअली अप्रिसिएशन वाइज 10 साल में नेगेटिव है टॉप 10 सिटीज़ में। तो दैट्स वन ऑफ द रीजन। तीसरा क्या हुआ है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने जाके स्टैम्प ड्यूटी सब्सिडाइज करने का चालू कर दिया। ये फैशन बन गया महाराष्ट्र के बाद। एंड उसका रिजल्ट क्या हुआ है कि आपने 1-2% स्टैम्प ड्यूटी कम किया, उसका रेवेन्यू पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आया। तो एक्चुअली आपको रियलाइज हो कि यार पहले जो पैसा मिलता था उससे 1.5 गुना पैसा मिलता है रेट कम करने के बाद, तो इसको क्यों फोकस नहीं है, जैसे आपने डायरेक्ट टैक्स का बताया। सही बात है। बट ये चीज़ एक फिर से आ रही है। और मेरा एक्चुअली एक एडवाइस रहेगा, वो मेरी दूसरी एडवाइस मैं बाद में देता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर को, कैन यू मेक इट दिस मोर अ सेंट्रल सब्जेक्ट, अब इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट, बट कैन यू क्रिएट सम इंसेंटिव स्ट्रक्चर बाय विच एवरी स्टेट डज दिस, सो इट कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी। दिस इज अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज नोइंग आवर कंजर्वेटिव माइंडसेट ऑफ इंडियंस, रियल एस्टेट विल ऑलवेज रिमेन you know what you say green, evergreen kind of investment, हर आदमी को कर लेना है। तो दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी। तीसरा क्या है कि हाउसिंग लोन रेट 6.5% पे है, उसमें आप टैक्स सेविंग करो तो आपका नेट रेट, आप गवर्नमेंट से भी नीचे बोरो कर रहे हो, तो ये बड़ा पॉजिटिव फैक्टर रहेगा। थोड़े रेट बढ़ेंगे बट फिर भी आप यू विल बी एक्चुअली ना 6-7% हमने कभी सोचा ही नहीं है। मुझे याद है 1999 में पहली बार घर लिया तो 18% का इंटरेस्ट रेट हाउसिंग लोन पे था HDFC का। तो वहाँ से हम ये जर्नी में आए तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। दूसरा मुझे लग रहा है केपेक्स थिंग जो मैंने बताया कि हर सेक्टर, अगर आप 5-6 बड़े सेक्टर देख लो, टेक्सटाइल भी उसमें एडेड है, इनका कैपेक्स ड्यू है। इन्होंने सालों से कैपेक्स की 10-10, 15-15 साल से इस सेक्टर ने कैपेक्स नहीं किया है। तो ये कैपेक्स वाला थीम मुझे लगता है एक बड़ा पिकअप हो सकता है। उसके पीछे मशीनरी सेक्टर है जो भी है। और तीसरा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ये प्राइवेट बैंक्स कि राइजिंग इंटरेस्ट साइकिल में। और एक क्या होता है कि ALM जिसका मजबूत होता है, जिसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, जिसके पास कासा होता है, जिसके पास प्राइसिंग पावर होता है, वो सर्वाइव करता है। और इसमें बहुत एक्सीडेंट होने वाले हैं आगे जाके, तो उसमें काफ़ी वीक प्लेयर्स, फ्रेजाइल प्लेयर्स शायद आउट हो सकते हैं, वेदर NBFC या बैंक। बट मुझे लगता है ये जो बड़ी बैंकें हैं ये बहुत अच्छा करेंगी, इनके अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छे, इनके वैल्यूएशन काफ़ी नॉर्मल है, इनके वैल्यूएशन बहुत बड़े नहीं है। तो एक्चुअली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट बैंक के लिए अदर देन रियल एस्टेट। क्या बात है। तो ये हैं वो सारी थीम्स जिन पर आपको करना है फोकस। आइए अब एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया वित्त मंत्री के लिए, इस बजट के लिए, वाव बजट बनाने के लिए। सी एक्चुअली मैं रिपीट करूंगा जो पहले मैंने कहा, हमारे यहाँ पे ऐसा जो टैक्स पॉलिसीज बनती हैं उसमें इनके जहन में कहीं पे ऐसा है कि पूरी की पूरी इक्विटी प्रमोटर के पास है और प्रमोटर का एवेन्यूज़ कैसे ब्लॉक किया जाए वो थिंकिंग हो रही है। वेयर एक्चुअली इक्विटी जो है वो इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिटेल और डायरेक्टली रिटेल वो एक साइजेबल मास है। करेक्ट। तो ये बायबैक टैक्स, डिविडेंड टैक्स, ये सब मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रॉन्ग पॉलिसी है। इससे प्रमोटर को तो पता नहीं, प्रमोटर की इनकम तो पता नहीं कितना टैक्स होती है, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर का डेफिनेटली नुकसान होने वाला है, ये पक्की बात है इसमें। तो उसको डेफिनेटली रिव्यू करना चाहिए। और सेकेंडली इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है इस पर भी आप देखिए, बहुत साल पहले कैपिटल गेन हटा के STT लगाया, अब कैपिटल गेन वापस आ गया, फिर उस पर सेस, फिर ये सब। तो आई थिंक एक ड्यूप्लीकेशन ऑफ टैक्स बहुत ज़्यादा है। देखिए इक्विटी का ओरिजिनल थॉट प्रोसेस क्या है कि आप रिस्क कैपिटल किसी को देते हैं, मतलब इक्विटी में आपका पैसा 0 का 100 हो सकता है, आई मीन 100 का 0 हो सकता है। करेक्ट। राइट। तो रिस्क कैपिटल को बढ़ावा क्यों देते हैं, इसका वहाँ से इक्विटी को कंसेशन देने की जो पूरी लॉजिक और थॉट प्रोसेस वहाँ से आती है। सही है। तो उसको आप कैसे अभी इस कदर उसको आप टैक्स कर दो कि भाई मार्केट बढ़ रहा है तो और टैक्स लगाते जाओ, आई थिंक वो रिव्यू करना चाहिए। अब दिल से आपने मार्केट के लिए मांगा है, ये बात सही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। विक्रम आप क्या कहेंगे? नोइंग कंस्टेंट मुझे लगता नहीं लोग इतना कर पाएंगे। अरे मांगने में क्या हर्ज है? तो मांगने में तो सबसे पहले जो गलत है वो पॉइंट आउट कर सकते हैं। जीरो लॉन्ग टर्म तो वाव सुपर वाव हो जाएगा, तो मार्केट को पूरी अलग दिशा में ले जाएगा, बट वो होना नहीं है मुझे पता है। आप पहले तो एटलीस्ट आई डोंट टू सी एनी नेगेटिव सरप्राइज, दैट्स माय। ऐसा नहीं कि बहुत कमा रहे हैं लोग, इन पे टैक्स लगा दो। मुझे याद है बजट में किसी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि बहुत पैसा बन रहा है इसमें तो टैक्स लगाना ही चाहिए।
अच्छी है हुआ था एक्चुअली। Right. सो मुझे लग रहा है कि तो कुछ नेगेटिव नहीं करे वही वाव होगा। बट अगर आप मुझे बोलो एक जो पॉइंट है जो मैंने पहले भी बताया और आशीष ने भी बताया कि बायबैक टैक्स इज एक्चुअली अ क्राइम इन माय व्यू। बायबैक टैक्स हटाने से कम करने से आप देखिए आपकी रेवेन्यू कैसे बढ़ती है। इट विल बी एक्चुअली पॉजिटिव फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी एंड दिस विल आल्सो हेल्प केपेक्स। आप इसको अल्टीमेटली पैसा कहीं ना कहीं से जाके आप शेयर होल्डर के पास जाता है तो घर खरीदेगा यहाँ पे। सो अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये सब जो टैक्सेशन हैं एक्स्ट्रा ये अच्छे नहीं है। दिस इज एक्चुअली नेगेटिव। सो मेरे को लगता है बायबैक टैक्स जो पॉसिबल है इनके लिए, बड़ा रेवेन्यू मॉडल नहीं है इनके पास और आधा भी कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। आई एम श्योर आपके थॉट्स, आपकी आवाज़ पहुंचेगी नई दिल्ली तक, साउथ ब्लॉक तक, और उम्मीद करें कि इस बजट में नहीं तो अगले बजट में कभी न कभी, या बजट के बीच में भी, ज़रूरी नहीं तो बजट के बीच में भी बहुत कुछ हो सकता है और होता है, ये सब होता दिखे ताकि बाज़ार के लिए कुछ बढ़िया हो। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम आपका, आशीष जी आपका भी हमारे लिए वक्त देने के लिए और बजट पर हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, अपना डायरेक्शन देने के लिए। थैंक यू। इस खास शो में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।